हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर संजय, फैकल्टी एट डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और ये हमारी टुडे इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें हम आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और इसे हमें आगे लेके चलना है। और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे बोथ प्री और मेंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये हमारी टुडे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है जिसमें हम टॉपिक 45 डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट 300 टॉपिक्स कवर करने का है। मैं अपने बारे में ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। माय नेम इज डॉक्टर संजय, करेंटली वर्किंग इन BL कपूर, डॉक्टर BL कपूर हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और मैंने 3 इंटरव्यूज अपीयर किए हैं UPSC के। प्लीज़ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा SCS जो 2021 का बैच है वो 21 जन से स्टार्ट हो चुका है। आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। चलिए, अब आते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्री में या स्टेट या SCS एग्जाम्स में, स्टेट सर्विसेज में। उस हिसाब से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, बेसिक्स एंड एडवांस लेवल पे, इवन मेंस के टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म टू डेवलप और मेक प्रोडक्ट्स। ये इसका ब्रीफ डिफिनीशन है या ब्रीफ ओवरव्यू है। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वर फर्स्ट यूज बाय द कार्ल एरिक in 1919, meaning the production of products from raw materials with aid of living organism. बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक हम क्या करते हैं कि हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको सबको यूज करते हुए उसको हम अप्लाइड तरीके से क्या प्रोडक्ट्स यू बना सकते हैं या क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब डेफिनेशन की बात करें तो वाइड कॉन्सेप्ट बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी encompasses a wide range of procedure for modifying living organism according to human purpose, going back to domestication of animals, cultivation of plants, and improvement of these through breeding programs that employ artificial selection and hybridization. अगर बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट देखें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब से आर्टिफिशियल सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स आई हैं, गोइंग बैक टू एंशियंट टाइम, तब से हम इसको कह सकते हैं कि देयर सम रुडिमेंट्री फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रेजेंट थी। बट अगर हम मॉडर्न यूजेस की बात करें कि मॉडर्न टर्म में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो उसको हम ज़्यादा रिलेट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जहाँ जेनेटिक लेवल पे बात की जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो इसमें हमें 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का कंपोनेंट, हाइब्रिडाइजेशन कंपोनेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंपोनेंट। ठीक है, इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेल एज सेल एंड टिश्यू कल्चर। एक कल्चरल कंपोनेंट भी आ सकता है इसमें। एक अदर कॉन्सेप्ट होता है बायो इंजीनियरिंग, जो बायोटेक्नोलॉजी से क्लोजली रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। What is bioengineering? Bioengineering is application of principles of engineering and natural sciences to tissues, cells, and molecules. This can be considered as the use of knowledge from working within and manipulating the biology in achieving the results that can improve the functions in plant and animal. Bioengineering को बायोटेक्नोलॉजी से हम अगर ऐड करें, जिसमें कि हम कुछ नए तरीके से ट्रेड्स या नए तरीके से फिनोटाइप्स डेवलप करते हैं, तो उसको हम बायो इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसके बारे में भी हम नीचे डिटेल में देखेंगे। चले, अगर ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो फील्ड ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जनरली थॉट एज हैविंग बॉर्न इन 1971 when Paul Burks from Stanford experiments in gene splicing had early success. जेनेटिक जो बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है जीन स्प्लाइसिंग से होती है। जीन स्प्लाइसिंग मतलब जीन को कट करना, जैसे कि आपके 2 DNA स्ट्रैंड है, ये पर्टिकुलर जीन है, इनको आप कट करो, तो जीन स्प्लाइसिंग बोलते हैं। यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। 2 अदर साइंटिस्ट है जो बॉयर एंड कोहेन, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, हमको उनको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्री में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं।
significantly advanced the new technology in 1972 by transferring genetic material into bacterium such that imported material would be reproduced. So ये बॉयर और कोहेन का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. इनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. सो ये दे आर द फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. देन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल. तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जिसको आप एग्जाम्पल और इसको आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है. ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं. तो जो पहला टर्म आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायो इन्फॉर्मेटिक्स आल्सो कॉल्ड एज gold biotechnology is an interdisciplinary field that addresses biological problem using the computational techniques. So bioinformatics play a key role in various areas such as functional genomics and structural genomics. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको. इसको आप ऐसा समझिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है कि जो जीन्स हैं, आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो हम आगे का टॉपिक है हमारा. तो कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपने वेरियस जीन्स को डिकोड किया, उनके फंक्शंस को डिकोड किया और उसके इंफॉर्मेशन को एज ए डेटा स्टोर किया जिसको हम यूज करते हैं. ठीक है, सो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है जिसको हम गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. देन ब्लू बायोटेक्नोलॉजी. तो ब्लू से क्या रिलेशन होगा? ब्लू इज बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रिसोर्सेज टू क्रिएट द प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. वहीं आता है ब्लू के साथ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी. सो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस. सो जैसे ब्लू इज रिलेटेड टू ओशियन, सेम वे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट वैरायटी, डोमेस्टिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay, next comes is red biotechnology. What is red biotechnology? Red biotechnology is the use of biotechnology in field of medical and pharmaceutical industries and health preservation. So ये तीन इसके important components हैं. Then आता है white biotechnology. So white biotechnology, also known as industrial technology. Biotechnology is biotechnology applied to industrial process. इससे एग्जाम्पल आप लोग सर्च कीजिए एग्जाम में क्या हो सकता है. तो आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है एग्जाम में या प्री एग्जाम में कि इनके एक एग्जाम्पल पूछ सकता है कि ब्लू टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और टर्म्स देखें हम लोग. देन व्हाट इज येलो बायोटेक्नोलॉजी? Yellow biotechnology refers to the use of biotechnology in food production, for example, making wine, cheese, and beer by fermentation. So, yellow biotechnology. Then, what is grey biotechnology? Grey biotechnology is related to environmental application and focused on maintenance of biodiversity. So, grey biotechnology related to maintenance of biodiversity and removal of the pollutants. Then what is brown biotechnology? Brown biotechnology is related to management of arid lands and desert. हम देखते हैं ना कि desertification is a major problem in various countries including India. So हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? brown biotechnology. Then what is violet biotechnology? Violet biotechnology related to law, ethical and philosophical issues around the biotechnology. जैसे आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल फील्ड है. जैसे जीएम क्रॉप्स की बात करो या डिजाइनर बेबीज की बात करते हैं, वो हम आगे देखते हैं. जैसे डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज हैं. सो इसमें जो लॉ इथिकल और फिलोसफिकल इश्यूज हैं उसको हम वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं. Then what is dark biotechnology? Dark biotechnology is color associated with the bioterrorism, biological weapon, bio warfare. ठीक है, जैसे हम अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछो व्हाट इज डार्क वेब, सो जहाँ डार्क आ जाता है देन समथिंग इज गड़बड़, कुछ गड़बड़ है. सो डार्क वेब होता है. जैसे आपको पता है कि एंथ्रेक्स वायरस है, एंथ्रेक्स जो यूज किया जाता है बायोलॉजिकल वारफेयर में यूज किया गया है. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, ब्रीफ एक आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. जैसे केमिकल फर्मेंटेशन, बायोकेमिकल प्रोडक्शन हो गया. देन बायो इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग के लिए, आप इंजीनियरिंग से बायो इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं. देन बायोड्रग्स, मेडिकल एप्लीकेशन. रिकॉम्बिनेंट सीड, एग्रीकल्चर एंड फूड में एप्लीकेशन. इन्वायरमेंट में कैसे यूज करेंगे? बायोरेमिडिएशन. बायोरेमिडिएशन क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर से. देन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमने अभी देख लिया है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हाउ बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग द ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो मैं इसमें बीफ देता हूँ, जैसे कि प्रोटियोमिक्स, स्टेम सेल्स, नैनो मेडिसिन, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन वेरिएशंस एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो इसका जो एप्लीकेशन ह्यूमन मेडिसिन या मेडिकल साइंस में है, वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बनाता है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, आप इनके बारे में एक बार डिटेल से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बट इसके हम डिस्कशन अभी हम मेडिकल एप्लीकेशन में देखेंगे इसका बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेडिसिन में इसका इन पर्टिकुलर क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, तो उसको हम देखते हैं वेरियस एप्लीकेशन। जो फर्स्ट हमारा मेडिसिन में हमका बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है। So in medicine, modern biotechnology has many applications in areas such as pharmaceutical drug discoveries and production, genomics, genetic testing, या इसको बोलते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग। ठीक है, तो ये वेरियस एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जो जेनेटिक डेवलप द सिंथेटिक ह्यूमनॉइड इंसुलिन बाय ज्वाइनिंग इट्स जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम इकोलाई। आपको टेक्निकल में नहीं जाना, मैं बेसिकली ऐसा है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन, जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, दैट इज ड्यू टू हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमने क्या किया कि इंसुलिन जो जीन होते हैं, हमने ई कोलाई में इसको इंसर्ट किया है प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू, और इसको हम मल्टीपल मतलब बहुत लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इसका एप्लीकेशन है। देन बायोटेक्नोलॉजी हैज आल्सो इनेबल्ड इमर्जिंग थेरेपीज लाइक जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी? इसको हम जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जीन थेरेपी में कैसे होता है। तो जीन थेरेपी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, 2-3 तरीके से काम करता है। या तो हम डिफेक्टिव जीन को हटा दें, ठीक है, या उसमें हम कोई नया जीन इंसर्ट कर दें। पहले 2 बेसिक तरीके होते हैं। या कि हम जीन अल्टरेशन की बात करते हैं, कुछ हटाएंगे, कुछ नया ऐड करेंगे। तो इस तरह से जीन थेरेपी काम करती है। ठीक है, हमको डिटेल में नहीं जाना है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी है। देन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आल्सो टू बेसिक साइंस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो हमको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा जो टीआईटी जो सीरीज है, उसका अलग कुछ टॉपिक्स आएगा, उसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिटेल में देखेंगे। उसमें भी इसका हम देखेंगे कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया। देन अगर बात करें जेनेटिक टेस्टिंग अलाउ जेनेटिक डायग्नोसिस फॉर वनरेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड डिसीजेस। जो हमारी कंजेनाइटल डिसीजेज होती है, इनहेरिटेड डिसीजेज, उनमें बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है। इट कैन बी आल्सो यूज डिटरमाइनिंग द चाइल्ड्स पेरेंटेज। जैसे चाइल्ड पेरेंटेज होता है डिटर्मिनेशन के लिए, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, आपको फेमस केस पता है एनडी तिवारी जी का। ठीक है, इसके बाद डिटेल अगर पढ़ना तो आप पढ़ लीजिए, बट इसमें कोई यूज नहीं है, बट ऐसा होता है, हम उसका ऐसा यूज करते हैं। देन अगर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इसका अगर इंपॉर्टेंस आप पे देते हैं, एक जो बज वर्ड है जीएम क्रॉप्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, इनको हम बायोटेक क्रॉप्स भी बोलते हैं। आर प्लांट यूज इन एग्रीकल्चर रडेने ऑफ विच हैज बीन मॉडिफाइड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम जीएम क्रॉप्स की अगर बात करते हैं, तो जैसे हम बीटी कॉटन हो गया या बीटी ब्रिंजल हो गया। ठीक है, ये अभी एग्जांपल हम देखने वाले हैं, वेरियस एग्जांपल्स। ठीक है, ये मस्टर्ड हो गया, जीएम मस्टर्ड हो गया, तो ये सब एग्रीकल्चर फील्ड में इसका हम यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी फर्म कैन कंट्रीब्यूट टू फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। तो फ्यूचर फूड सिक्योरिटी से भी इसको हम अलाइन कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन एंड वायबिलिटी ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर। जैसे आपको पता है कि अर्बन एग्रीकल्चर की बात अगर की जाती है, तो स्मॉल लैंड एरिया में आपको लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हो। इसको हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। Then genetically modified food are a food produced from organisms that have had specific change introduced into their DNA with method of genetic engineering। ठीक है, चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टीआरटी सीरीज में। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ बेसिक पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसको हम डिटेल में अलग टॉपिक में देखेंगे। देन कॉमर्शियल सेल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बिगन इन 1994। कार्ल जीन फर्स्ट मार्क्ड अनसक्सेसफुली फ्लेवर सेवर। ये टोमेटो की एक वैरायटी होती है डिलेड राइपनिंग वाले फ्रूट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Most currently available genes used in engineering insect resistance come from the Bacillus thuringiensis।
ये बीटी जो वर्ड होता है, एक बार क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे हम बीटी कॉटन पढ़ते हैं या बीटी ब्रिंजल पढ़ते हैं, एग्जांपल बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। तो व्हाट इज बीटी इन दिस? तो दिस इज ए काइंड ऑफ, दिस रिप्रेजेंट द बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया? बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो वो कोड क्या करता है? डेल्टा इंडोटॉक्सिन क्लोज कोड करता है, जो इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है। ये हम, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है गोल्डन राइस, विच मोस्ट नोन एज जीएम क्रॉप एम्ड एट इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट वैल्यू। इसमें गोल्डन राइस में बेसिकली क्या होता है, जो विटामिन ए कंटेंट होता है काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको और एक जैसे कि जीएम जो मस्टर्ड है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में कि जीएम मस्टर्ड कहाँ बना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, और भी आपको ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स को याद रखना होगा, उसको आपको सर्च करना होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल में इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? तो इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, एंजाइम प्रोडक्शन, बायोफ्यूल्स, और एक इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको 2-3 वर्ड्स देना चाहता हूँ, एक चक्रवर्ती बग, देन ऑयल चैपर एंड ऑलिवोरस एस। ये जो 3 डायरेक्टली आपके प्री में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या है ये? तो दे आर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं। तो इनका यूज क्या है? जब चक्रवर्ती बग, इसको सुपर बग भी बोलते हैं आप, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया विथ मल्टीपल प्लाज्मिड, दे आर हेल्प इन रिमूविंग द ऑयल स्पिल। तो चक्रवर्ती जो बग है, चक्रवर्ती इंडियन साइंटिस्ट, एक्चुअली आप अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी सर्च करेंगे तो यूएस में जो जीएम फूड का अलाउ किया है प्रोडक्शन और मास स्केल अडॉप्टेशन, वो यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट में केस था, जिसको बोलते हैं आई डोंट नो वर्सेस, ये डॉक्टर जो हमारे चक्रवर्ती जो साइंटिस्ट थे यूएस में, उनके थ्रू ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। देन अगर ऑयल जैपर और ऑलिवोरस यस की बात करें, डेवलप्ड बाय टेरी इंस्टीट्यूट, ये ऑयल स्पिल, ऑयल स्लेजेस इन रिफाइनरीज, इसको रिमूव करने में काम आते हैं। देन इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? बायो रिमीडिएशन। तो अपने को 2 वर्ड्स यूज करने हैं, बायो रिमीडिएशन एंड बायो लीचिंग। इनका क्या मतलब है, क्या यूज है इनका? ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है कि बायो रिमीडिएशन क्या है या बायो रिमीडिएशन कैसे होता है, ये देखते हैं हम लोग। तो बायो रिमीडिएशन प्रोसेस यूज टू ट्रीट कंटामिनेटेड मीडिया इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल एंड सरफेस मटेरियल बाय अल्टरिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिग्रेड द टारगेट पोल्यूटेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बायो रिमीडिएशन की बायोलॉजिकल मेथड के टू हम रिमेडी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या सरफेस में कोई पोल्यूशन है, तो उसमें ऐसे कुछ बैक्टीरिया हम डेवलप करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जो इनको, इन पोल्यूटेंट्स को वहां से हटाएंगे। जैसे कि जो हैवी मेटल्स है, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, यूरेनियम एलिमेंट्स, दे कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेड, ठीक है। तो इनको भी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इनको कोशिश कर सकते हैं कि ये ऐसे हम बैक्टीरिया मॉडिफाई करें जो इनको भी डिग्रेड करें। देन व्हाट इज बायोलीचिंग? तो अगर बायोलीचिंग के कॉन्सेप्ट की हम बात करें, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स थ्रू यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलीचिंग इज वन ऑफ द सेवरल एप्लीकेशन within hydrometallurgy, and several methods are used to recover copper, zinc, lead, arsenic, antimony, nickel, molybdenum, gold, silver and cobalt। तो बायोलीचिंग मैं समझाता हूँ। जैसे अभी अब जो अपना मॉडर्न जो और इंडस्ट्री है, उसमें अगर मेटल आपको एक्सक्लूड करना, तो आपको एक हैवी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को सुधारना पड़ता है। पहले उसको आप डिग करो, फिर उसको रिफाइन करो, फिर उसको प्रोसेस करो, ऐसा होता है। बट बायोलॉजिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, बैक्टीरियाज बताएंगे, जो डायरेक्टली ओर से मेटल्स को सक करें और फिर उसको हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और प्रोसेस हो सकती है, लेस पोल्यूटिंग और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोसेस हो सकती है। तो ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में आपको और डिटेल पढ़ाई करनी होगी। एग्जाम्पल देता हूं, A bacterium called Ralstonia eutropha converts glucose and some other acid into flexible polymer, जिससे this polymer used to making biodegradable plastic। आपको पता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज मेजर थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके करने के लिए क्या होता है कि हम ऐसा बैक्टीरिया डेवलप करें कि जो या तो ऐसा इसमें जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए क्या तरीका है? 2 तरीके हैं। या तो हम इस प्लास्टिक को बायोप्लास्टिक से रिप्लेस करें, जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिक की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है,
दूसरा मेथड क्या है कि हम ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करें जो इनको जल्दी से, बहुत जल्दी से डिग्रेड करे, जो ऑलरेडी प्लास्टिक पोल्यूशन हो सकता है। ये 2 मेथड्स होती हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो लाल्स्टोनिया यूट्रोफा बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, हमको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस करके देगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देख, आपको पता है कि जीएम फूड पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कशन होता है कि भाई जीएम क्रॉप्स को आपने करना चाहिए नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच जीएम क्रॉप इज अलाउड टू कल्टिवेटेड इन अवर फील्ड, तो आप क्या बोलेंगे और कौन सी नहीं है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा डिस्कशन है। तो आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू होना चाहिए कि इनके प्रोस क्या है, इनके कॉन्स क्या है, फिर एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी। तो जीएम फूड का अगर प्रोस की बात करें तो पहला क्या है कि इट हेल्प्स इंप्रूविंग द क्रॉप यील्ड, ठीक है, देयर बाय राइजिंग द फार्मर्स इनकम, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज फ्रॉम द फार्म प्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन प्रोज क्या है कि दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द सॉइल पोल्यूशन एज यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड इज रिड्यूस्ड, ठीक है। बीटी क्रॉप्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। जैसे आपको पता है कि अभी जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम छिड़काव करते हैं फॉर्म्स में, दे आल्सो किल्स द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स लाइक बीज, और जो पोलिनेटिंग जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी किल करते हैं। तो बीटी क्रॉप्स उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इट कैन इजिली फीड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ड्यू टू इंक्रीज इन यील्ड इन द शॉर्ट टाइम। तो आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन से 7 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। तो जो इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन उसको फीड कैसे करेंगे? तो आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स के साथ आपको बहुत मुश्किल होगा उस मैचअप को करना, और मोर सो इन केस ऑफ इंडिया जहाँ मॉल न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो उस चीज़ को हैंडल के लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री क्रॉप्स ओइंग टू रिडक्शन इन पेस्टिसाइड। जैसे हमने सेकंड पॉइंट देखा, उसी का इसका कोरोलरी ये है कि जैसे कि जो बीटी क्रॉप्स होती हैं, जो कुछ जैसे बॉल बॉम के रेजिस्टेंस होता है, तो अगर रेजिस्टेंस है तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करेंगे। पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होगा तो किसानों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम जाएगी, और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। देन 6 पॉइंट, इट लीड टू मोर प्रोडक्टिविटी इन द स्मॉल एरिया। आपको जैसे पता है कि बीटी क्रॉप्स होती हैं, उसमें ऐसे कुछ जीन्स आप करो कि जिससे कारण उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उनको इन स्मॉल ग्रो, जिसमें बोलते हैं अर्बन एग्रीकल्चर की बात होती है ना, हम इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हमारे प्रोज हो गए। तो कुछ कॉन्स का भी डिस्कशन करते हैं। तो कॉन्स मतलब इसमें निगेटिव जो एस्पेक्ट है, इसमें क्या कर सकता है, जैसे बीटी क्रॉप्स आर कॉस्टलियर देन नेचुरली ग्रोइंग क्रॉप्स, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। देन इट कैन डिस्टर्ब टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ जीन फ्लो, के हमको पता है हम डायरेक्टली नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन है। हमको नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला है, ओके, क्योंकि ये जस्ट रिसेंट फील्ड है, इसके पास हमारे पास इतना डेटा नहीं है। पेट्स माइट बिकम रेजिस्टेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमने जैसे कि बीटी कॉटन है, वॉल बाउंड के अगेन रेजिस्टेंस है। व्हाट हैपन अगर फ्यूचर में जो बीटी कॉटन जो रेजिस्टेंस हो जाए अगर फ्यूचर में, तो फिर हम उस क्रॉप के साथ क्या करेंगे या कैसे उसको हम उससे कोप अप करेंगे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक ड्रॉबैक है इसका। देन पॉइजनिंग इन ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो टॉक्सिस हमने पढ़ा कि इंडोटॉक्सिन्स जो रिलीज होते हैं जिसके कारण रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइडल रेजिस्टेंस क्रॉप्स में होता है, इनका जो लिविंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, उसमें क्या इफेक्ट होगा, इस पे ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। एक आप और पॉइंट यूज कर सकते हैं इसमें, हम जब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो सीड सोवरेनिटी की बात होती है। तो व्हाट इज सीड सोवरेनिटी? आपको जैसे पता है कि जो मोस्ट ऑफ द जो बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप्स होती है, दे आर सीडलेस क्रॉप्स, मतलब वन टाइम आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आप जैसे हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या होता है, किसान अपनी खेती करता है, कुछ प्रोडक्शन में यूज करता है, और नेक्स्ट सीडिंग सीजन के लिए उसको कुछ सीड्स रखता है। बट आप इन जो क्रॉप्स होती है बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस का, आप इनको आप नेक्स्ट सीडिंग सीजन में यूज नहीं कर सकते हो, आपको बार बार आपको कंपनी के साथ यूज करता है। अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी कंपनी कौन है, जैसे कि मोनसेंटो की बात होती है कि बहुत बड़ी कंपनी है जो सीड कंपनी है, तो जो किसानों की जो सीड सोवरेनिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी कंपनी पे। तो एक कॉर्पोराइजेशन, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो फियर होता है वो किसानों को नुकसान कर सकता है, तो वहाँ पे एक डिस्कशन जाता है। तो ये सारे आपको कॉन्स को डिस्कस करना है, स्पेशली मेंस के हिसाब से। देन अगर हम ब्रीफली देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होता है,
तो इन इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs आर प्रोडक्ट्स देयर ऑफ आर रेगुलेटेड अंडर, ये रूल है, इसको आप पूरा एक रूल बोला है, 1989 का रूल है, रूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स, 1989। ये इंपॉर्टेंट, ये रूल जो फ्रेम हुआ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये फ्रेम हुआ है, ये इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो रूल है, आपको पता है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जो ये रूल है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, ये भी कौन रेगुलेट करेगा? इम्प्लीमेंटेड बाय मेजरली नोडल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, जॉइंटली विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो ये रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडिया हो गया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये क्या करती है और इसका फंक्शन क्या है, ये प्री का क्वेश्चन आ सकता है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC इज फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हम जैसे देख लिया कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, किस कमेटी किसके अंदर काम करती है। सो एज पर रूल ऑफ 1989 इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल एंगल। तो जो हम इतने सारे GM क्रॉप्स, GM फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एनवायरमेंटल एंगल में क्या इफेक्ट होगा, ये कमेटी रिव्यू करती है। और यही कमेटी फिर जो होती है ऑथराइज करती है फील्ड ट्रायल्स के लिए, पहले ऑथोरिटी देती है, उसके बाद मास स्केल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। This committee also responsible for appraisal of proposal to relating to release of genetic engineering organism and product into the environment, including the experimental free trials. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का फंक्शंस क्या है। आपको ये बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारा टॉपिक था ब्रीफली हमने इसको कवर कर लिया, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की हमने, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद देखनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, इसमें पूरा ग्रेजुएशन और PG वगैरह होता है, रिसर्च का टॉपिक है, तो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इससे और कलेक्ट कीजिए। चलिए, जो हमारा 46 टॉपिक है उसके हम देखते हैं DNA प्रोफाइलिंग बिल, या इसको हम बोलते हैं DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। ये लोकसभा में पास हो चुका है, बट आई थिंक राज्यसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है। तो ये DNA टेक्नोलॉजी बिल है। ओके, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये हमारे TRT सीरीज का टॉपिक नंबर 46 होगा। हमारा जो टारगेट है मेंस के हिसाब से और प्री के हिसाब से भी 300 टॉपिक्स कवर करने का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं जहाँ से। ठीक है, तो ये लेटेस्ट एग्जांपल है। तो पहले DNA प्रोफाइलिंग बिल से पढ़ने पहले हम ब्रीफली देख रहे हैं व्हाट इज DNA प्रोफाइलिंग। तो व्हाट इज DNA प्रोफाइलिंग, आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़िएगा। तो DNA प्रोफाइलिंग को हम DNA फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल DNA कैरेक्टरिस्टिक। मैं इसको ब्रीफली ओवरव्यू देता हूँ कि अगर मैं ह्यूमन फिंगरप्रिंट की बात करता हूँ, आपको पता है कि ह्यूमन फिंगरप्रिंट सबके लिए यूनिक होता है और सबका डेटाबेस पुलिस लेती है। आप हॉस्पिटल जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। वैसे जो ह्यूमन DNA होता है उसमें कुछ बेसिक, मोस्टली तो DNA सेम होता है 99% के आसपास, बस जो कुछ पार्ट होता है, जैसे कि मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो 0.1% ऑफ DNA और जेनेटिक मटेरियल यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये हमारा अगर 0.1% DNA हमारा हर इंडिविजुअल का अलग अलग है, सो दैट विल एक्ट एज ए फिंगरप्रिंट, अगर उसको हम उस डेटा को स्टोर कर सकें। तो यही DNA प्रोफाइलिंग होती है कि आप DNA को ऐसे प्रोफाइल करो कि जो उसका यूनिक सीक्वेंस है DNA का, उसको हम स्टोर कर सके विद द नेम ऑफ इंडिविजुअल, तो उसको हम DNA प्रोफाइलिंग बोलेंगे। ठीक है, and this identifying information can be obtained from any cell including hairs and skin। ठीक है, तो इसके लिए आपको DNA प्रोफाइलिंग के लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उसके लिए आपको बस कोई सा भी छोटा सा टिश्यू या कोई भी मिल जाए मटेरियल जो बॉडी से रिलेटेड हो, उससे आप DNA एक्सट्रैक्ट करके उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो इन यूनाइटेड किंगडम जेनेसिस्ट एलेक्स जेफरी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से आप देख लीजिएगा इनको प्लीज। इंडिपेंडेंटली डेवलप द DNA प्रोफाइलिंग प्रोसेस बिगिनिंग इन 1984। तो इन्होंने DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग के स्टार्ट किए।
ठीक है। देन प्रोविजंस ऑफ बिल, इस बिल के प्रोविजंस क्या है जिसमें कंट्रोवर्सीज एंड पे डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स के डिस्कस करेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो बिल के प्रोविजन डायरेक्टली प्री में पूछ सकता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दिस डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो पहला पॉइंट है इसमें इन्होंने बात की कि नेशनल डेटा बैंक बनाएंगे एंड रीजनल डेटा बैंक बनाए, डीएनए डेटा बैंक बनाएंगे। ये दो बैंक बना दिया हमने जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। Then second point, it envisages that every data bank will maintain the indices like crime scene index, suspect or under trial index, offenders index, missing persons index एंड अननोन डिसीज पर्सन इंडेक्स। तो जैसे प्रोफाइलिंग की, तो आप जब आपका जो डेटा आपका मिला है डीएनए का डेटा, उसको आप इन इंडेक्सेस में आप इनको सेग्रीगेट करोगे ताकि आपको बाद में एनालिसिस करने में, फाइंड आउट करने में आसानी हो। इट आल्सो सीक टू एस्टेब्लिश द डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड, जो करेगा एवरी लेबोरेटरी दैट एनालाइज डीएनए सैंपल टू स्टेबलाइज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल हैड टू बी एग्रीडेटेड बाय द बोर्ड। जैसे आपको पता है कि जैसे इंडिया के हॉस्पिटल एनएबीएच से एग्रेडिटेड होते हैं, ठीक है, वैसे एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाएंगे जो इन लेबोरेटरीज को रेगुलेट करेंगी। The bill also proposed the written consent concept of written consent by individual to obtain therefore collecting their DNA sample। तो अगर आपका कोई DNA सैंपल कलेक्ट करने आता है तो he must take your written consent before collecting your DNA sample। बट इसका एक एग्जाम्पशन है कि if not required in case of offences with punishment of more than 7 year in jail or death, कैपिटल पनिशमेंट। तो अगर आप 7 ईयर से ज़्यादा डेट आपकी कैपिटल या कैपिटल पनिशमेंट की आपका सेंटेंस है, मतलब ऐसे चार्जेस आपके ऊपर हैं, तो आपके कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन भी यही है। It also provides for the removal of DNA profile of the suspect on filing of police report, court order of under trial on the basis of court order. Profile in each crime scene and missing person will be removed on the written request। तो इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि आप अपना प्रोफाइल को उस डेटा बैंक जो रीजनल और नेशनल डेटा बैंक है वहां से आप रिटर्न रिक्वेस्ट के थ्रू हटा भी सकते हो। तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन माना जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग, इसका डीएनए प्रोफाइलिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे, इस बिल से हमको फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक जैसे हीनियस क्राइम्स होते हैं कैन इजीली बी सॉल्व्ड। अभी कैसे सॉल्व हो गए हीनियस क्राइम, जैसे रेप क्राइम हो गए या मर्डर क्राइम्स हो गए, तो कई बार क्या होता है कि आपको स्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाता है और ट्रायल बहुत ज़्यादा खिंचता है, और कई बार लैक ऑफ एविडेंस के कारण जो होता है जो जो क्रिमिनल है वो छूट जाता है। तो उसका रीजन क्या है, जैसे कि आजकल आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं क्रिमिनल्स भी, वो ग्लव्स पहन लेते हैं, इतने सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। बट आपको पता है कि कोई ना कोई क्रिमिनल कितना भी स्मार्ट क्यों ना कोई वहाँ पे प्रूफ छोड़ के जाता है। जैसे कि कोई हेयर का फॉलिक हेयर कुछ छूट गए हैं, या कोई इंजरी मार के कारण कुछ ब्लड वहाँ स्पॉट में पाया गया हो, या कि रेप विक्टिम्स में जैसे सीमेन एनालिसिस होती है, तो वहाँ पे आप जो है डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू आप इजीली उन क्राइम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, यू कैन नैप क्रिमिनल्स इजीली। डीएनए प्रोफाइल्स आल्सो, थर्ड पॉइंट, डीएनए are taken from the place of crime can be matched with the samples of criminal arrested even after several years। तो जो ह्यूमनस का जैसे बहुत ज़्यादा लंबे चल रहे हैं, किसी के पास सैंपल नहीं है या कोई डीएनए बैंक में कोई सैंपल अभी मौजूद नहीं है, तो आप उसको बहुत सालों बाद भी उसको आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग द एक्सीडेंट विक्टिम, मिसिंग पीपल एंड आइडेंटिफाइंग द डिजास्टर विक्टिम। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। जैसे आपके पास बैंक है, तो कोई एक्सीडेंट विक्टिम जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसको डीएनए मैचिंग करो और आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स इज आल्सो पॉसिबल विद द यूज डीएनए फ्रॉम। इसमें पेरेंटेज का जो इशूज होता है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि अब कुंभ के मेले में जो बच्चे बिखर जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, ऐसी बात कर सकते हैं आप। देन क्रिटिसिज्म, इसका कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था। क्रिटिसिज्म डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, जो पहला है सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, डीएनए प्रोफाइलिंग इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज अ टेक्निक ऑफ ब्रीच ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। आपको पता है कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी जो है दैट इज ए
फंडामेंटल राइट। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपने सबका डाटा ऐसे इकट्ठा कर लिया तो क्या उसकी गारंटी है कि उससे प्राइवेसी वायलेट नहीं होगी। सो इट इज बीइंग सीन एज इंटरफेयरिंग विद समवन्स प्राइवेसी बाय कलेक्टिंग हिज और हर जेनेटिक डेटा। आजकल हम बात करते हैं कि जो आपका सोशल मीडिया का डेटा, आपका पता है इशू चल रहा है, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। तो जब वो इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आप ये बोलिए आपका जेनेटिक डेटा कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका सोशल मीडिया का डेटा इतना इंपॉर्टेंट, तो जेनेटिक डेटा के इंपॉर्टेंस की बात ही अलग है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। देन मिसयूज ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशियल सिग्रीगेशन या रेशियल प्रोफाइलिंग की बात कर सकते हैं, जिसमें आप उनको प्रोफाइल करके स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। Then others have wrote that DNA bank would be reinforce the institutional bias in the police and judiciary, leaving weaker section of society even more vulnerable. So एक important ये है कि जैसे कि आपको पता है पुलिस और जुडिशरी, स्पेशली पुलिस की बात करें, तो उनके पास एक और इंस्टीट्यूशनलाइज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, जिससे किसी को इम्प्लीट करना भी आसान हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई क्राइम सीन हुआ है, आपको यू नीड जस्ट फ्यू हेयर्स और जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इन दैट क्राइम सीन टू इम्प्लीकेट समवन इन दैट क्राइम, पर्टिकुलर क्राइम। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। It is also known for not known how long this collected data will be stored and who will have access to it. In absence of data privacy will, it is unclear what recourse one has if data is stolen and tampered. तो डाटा स्टोलन और टेम्पर का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर स्टोल हो गया, टेम्पर हो गया, तो उसकी रेमेडीज की भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो क्रिटिसिज्म है इस बिल की है, इनको आपको ध्यान में रखना है। बट आपको अगर आपको आर्गुमेंट करना है इन फेवर ऑफ बिल में, तो आप क्या आर्गुमेंट कर सकते हो। सो देखो, इंडिविजुअल प्रिवेसी इज इंश्योर्ड एज कस्टोडियन ऑफ डाटा बैंक विल नॉट रिलीज एनी इंफॉर्मेशन विदाउट द फॉर्मल रिक्विजिशन एंड द वन हु इज नीड ऑफ डीएनए प्रोसेस और जैसे कि इन्वेस्टिगेशन हैज टू गो थ्रू रिक्विजिशन प्रोसेस बाय पुलिस, डाटा विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन विच विल बी मैच्ड विद द डाटा अवेलेबल इन द डाटा बैंक। तो एक डिटेल प्रोसीजर है जो कि आपको बोल सकते हैं कि सेफ गार्ड करती है आपको प्रिवेसी की। तो एक प्रोसीजर है। देन डीएनए पैटर्न विल बी केप्ट इन द डीएनए बैंक एंड दैट विल बी यूज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्पज इन नेशनल इंटरेस्ट, पुलिस इंटरेस्ट एंड फॉरेंसिक इंटरेस्ट। सो इन्हीं इंटरेस्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, किसी और इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सो उसका जो मिसयूज है उसकी पॉसिबिलिटी भी कम है। देन डीएनए प्रोफाइल्स विल बी केप्ट अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, जैसे हमने देखा एक्रेडिटेशन बॉडी है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, with certain terms and references these there are least chances of any misuse। तो एक इसके बारे में आप आर्गुमेंट दे सकते हो इन फेवर ऑफ द बिल। ओके, तो अगर वे फॉरवर्ड की बात करूं तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच देखना है, जहां पर आपको जो प्रोज हैं मस्ट ओवरवेट द कॉन्स, तभी तो आप किसी चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो आपका अपना स्टैंड हो सकता है पर्सनल लेवल पे कि आप क्या लेना चाहते हो, सपोर्ट कर रहे हो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट आपको दोनों तरह की दोनों साइड्स की बात करनी होगी। मेंस में प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है और मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव बेस में। सो इस तरह हमारा पहला टॉपिक हमने बायोटेक्नोलॉजी देख लिया जो हमारा 45 था। देन हमने उसके बाद देखा जो अब नेक्स्ट टॉपिक था अपना, दैट वाज 46, जिसमें हमने देखा डीएनए प्रोफाइलिंग बिल। ठीक है, चलिए फिर अभी आज के लिए 2 टॉपिक काफी है, हम नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं अगली सीरीज में, जो हमारी टुडेज इंपॉर्टेंट सीरीज है। वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सबको आप जुड़ने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर संजय है, फैकल्टी एट डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। कृपया हमसे जुड़िए और ये जो हमारा फ्री नॉलेज सोर्स है इसको यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, बोथ यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।